नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका साथी महेंद्र सेन। आज अपने चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनका आज अपने सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। किस तरह से है देखना, जो हम लोगों ने विजन एकेडमी में पढ़ाया उनमें से लगभग हूबहू क्वेश्चन इसमें से जो एग्ज़ाम में आए हैं, तो इनको ध्यान से देखना किस तरह से करना है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो भी अब इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सेंटेंस को जब कभी भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दो तो सबसे बड़ी खास बात होती है कि हमें पेशेंस होना चाहिए। क्या कि हम क्वेश्चन को पढ़ें कैसे, आराम से पढ़ना है, रिलैक्स होकर के। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा पढ़ लो, टाइम बहुत होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन असर्टिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें केवल बात को कहा जाता है। इसका अब क्या पूछ रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अपनी भाषा में बोल सकते हैं पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव, इसको क्या करना है, नेगेटिव करना है। सेंटेंस पढ़ो, देखो, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। क्या है, आई एम हैप्पी विद वट आई एम अर्निंग नाउ। अब ये क्या कह रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब आपको पता चल गया असर्टिव क्या होता है। अब इसको किस में बदलना है, नेगेटिव। नेगेटिव जब करेंगे तो ध्यान से देखना, इसके मतलब आपका जब भी नेगेटिव करते हैं तो या तो कोई बात पॉजिटिव होती है उसको नेगेटिव कर सकते हैं, जैसे ही इज़ गुड। गुड को हम क्या कर सकते हैं, बेड में कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, नोट लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, आई एम हैप्पी, तो जैसा है वैसा का वैसा इसने कर दिया, इसने नेगेटिव तो किया ही नहीं। क्या नेगेटिव का मतलब या तो क्या होता है, नोट, या कोई नोट का मीनिंग देने वाला कोई ना कोई वर्ड, तो किया ही नहीं है। दूसरा क्या है, आई एम नॉट हैप्पी, दे रखा है दैट आई एम नॉट अर्निंग। अब देखो, एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, अपने को यहाँ किसने क्या दे रखा है, आगे जो इसने क्या है, दैट लगा दिया। दैट लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम किस तरह से करेंगे, इस वजह से ये नहीं हो सकता। तीसरा देखो, आई विल। अब देखो, टेंस कौन सा, एम प्रेजेंट है, तो अपने को विल लगाने की जरूरत यहाँ नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। तो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट आई एम अर्निंग नाउ। तो अब इसका क्या कर दिया, ये पॉजिटिव था और इसका इसने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो इसका अपना करेक्ट आंसर कौन सा है, डी। कौन सा आंसर है अपना करेक्ट, डी। तो ये ध्यान रखना। दूसरा देखो क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो सबसे नज़दीक है। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत मीनिंग ऊपर नीचे करके दे सकता है, लेकिन यहाँ एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। हिंदी वर्ड फॉर द वर्ड मेमो, मेमो। तो देखो, इसमें क्या दे रखा है, अर्ध सरकारी पत्र, शपथ पत्र, ज्ञापन, प्रस्तुति। तो ये चार दे रखा है। अर्ध सरकारी का मतलब क्या होता है, आपका सेमी, आधे को क्या बोलते हैं, सेमी, और सरकारी को क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, ऑफिशियल लेटर। कैसा लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, मेमो की बात कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता। शपथ पत्र को एफिडेविट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफिडेविट। शपथ पत्र को क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। टेक्निकल भाषा पूछ रहा है ये। तीसरा ज्ञापन, ज्ञापन को ये देखो, मैंने एक चीज करवाई थी क्लास में, मेमोरेंडम करवाया था। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन या विज्ञापन। तो ध्यान से, इसमें कौन सा दे रखा है, ज्ञापन दे रखा है। तो इस वजह से प्रस्तुति को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। तो इसका अपना एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञापन। सबसे नियरेस्ट है। मेमो का क्या मतलब होता है, मेमो को इसने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। किसका, मेमोरेंडम। अब ये क्लास में मेमोरेंडम बताया हुआ था, तो इसका इसने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, मेमो का मतलब क्या होता है, ज्ञापन होता है। मेमो का मतलब क्या होता है, ज्ञापन। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका ट्रांसलेशन है। क्या है, इसका ट्रांसलेशन है। क्या है, देखो, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। अंग्रेजी से हिंदी में अपने को ट्रांसलेशन करना है। ये इंग्लिश में सेंटेंस ने दे रखा है, 3 आर्म्ड
आर्म्ड का मतलब होता है हथियारबंद, जिनके पास हथियार हो। मैन कितने हैं? 3। बाज्ड इनटू का मतलब होता है धक्के से किसी के घर में, ऑफिस में घुस जाना। द मैनेजर्स कैबिन, मैनेजर का जो कैबिन है उसमें 3 लोग जबरदस्ती घुस गए हैं। तो देखिए 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में आते थे। क्या था? आते थे मतलब डेली थोड़ी ना आते थे, आए थे, एक बार आए। दूसरा 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में घुसने वाले थे। अब ये घुसने वाले तो ये तो फ्यूचर का है, जैसे ट्रेन चलने ही वाली थी, वो काम शुरू करने ही वाला था, बारिश होने ही वाली थी, तो ये नहीं हो सकता, घुसने वाले ही थे। 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्यकक्ष में जबरदस्ती घुसे, क्योंकि मैंने कहा ना बाज्ड इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती। हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो धक्के से आ जाते हैं, तो उसका ये। और चौथा ऑप्शन कौन सा है? मैनेजर ने 3 हथियारबंद आदमियों को अपने कार्यकक्ष में दाखिला दिया। वो ये चाहता था कि हथियारबंद आदमी आए और हमें लूट के ले जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। तो कितने नंबर ऑप्शन है? 3 नंबर ऑप्शन है इसका। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपने आगे चलते हैं। आगे वाले ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन है? ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन क्या है? चूज द मोस्ट। मैंने यही कहा ना अभी, जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ोगे तो हमें वो बात क्या हो जाएगी, एकदम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कि ये पूछ क्या रहा है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। किस तरह से बदलना है? अब आपको मैंने क्लास में एक चीज़ बताई थी, वो ये था कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो अपने को क्या करना है? टेंस को बदलना है। टेंस कौन सा है? पहले तो ये चीज़ देखो कौन सा है। वर दे रखा है, वर प्लस आईएनजी है, इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूस। मैंने कहा था पास्ट कंटिन्यूस होता है, उसको परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। परफेक्ट करने के लिए क्या लगाएंगे? हैड बीन, और क्या हो जाएगी? रीडिंग, ये बात। और यस्टरडे मैंने कहा जब भी ये होता है कि ये बदला है तो आगे टाइम और यस्टरडे को किस में बदलेंगे? द प्रीवियस डे के अंदर हम चेंज करते हैं। आस्क्ड है, पर्सन पूछ रहा है, ये इंटेरोगेटिव है। तो जब मैंने ये कहा था जब इंटेरोगेटिव होता तो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगाते हैं? या तो इफ लगाते हैं या क्या जो WH वर्ड दे रखा है वो देखते हैं। पहले हम क्या चलते हैं, ये पास्ट है तो इधर वाले भी ऑप्शन पास्ट ही होने चाहिए। तो मैं सीधा सिंपल सा काट के देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन पास्ट का है या नहीं है। तो देखो ही, पहले देखो यहाँ हैड पास्ट है, दूसरे वाले में देखो हैव प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये पास्ट है तो आगे तो पास्ट का पास्ट करते हैं, पास्ट का पास्ट। अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो पास्ट कंटिन्यूस, अगर सिंपल पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है? ये हैव प्रेजेंट दे रखा है। ये बात किसकी कर रहा है? पास्ट की कर रहा है। तो ये उत्तर तो अपना हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो किसी हाल में नहीं हो सकता। दूसरा देखो उसके बाद में अब अपने ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब भी WH वर्ड आता है, इफ आता है, दैट आता है, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो ध्यान से देखिए इस सेंटेंस के अंदर मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखिए ये 4th नंबर है, ही आस्क्ड व्हाट हेल्पिंग वर्ब आ रही है। मैंने क्या बताया था? WH वर्ड के बाद में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ कौन है? आई, ये आना चाहिए था। इसका मतलब इसने हेल्पिंग वर्ब पहले दे दी, सब्जेक्ट बाद में दिया है, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात है ये पास्ट क्या है? कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलते हैं। तो ये भी क्या है? सिंपल पास्ट है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब बिना सोचे समझे यही होगा, इसके अलावा कोई उत्तर भी नहीं हो सकता। देखो ये पास्ट मैंने क्या लिखा? हैड बीन रीडिंग। तो देखिए ही आस्क्ड आ गया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा करके WH वर्ड, मैंने कहा था WH वर्ड के बाद इफ के बाद दैट के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में मैंने कहा इस तरह की बात हो तो किस में बदलेंगे? हैड बीन रीडिंग। द यस्टरडे को किस में बदल दिया? द प्रीवियस, सॉरी यस्टरडे नाइट को किस में बदल दिया? प्रीवियस नाइट में इसने चेंज कर दिया। तो उत्तर अपना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अपने। ध्यान से देखना, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है, जो क्लासरूम में विजन एकेडमी रायसे नगर की क्लासरूम में जो मैंने पढ़ाया था डिटो का डिटो वही आया है। आप किसी भी जो स्टूडेंट
वहाँ रेगुलर जाते हैं उनकी नोटबुक आप चेक कर सकते हो इसके लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेट का मतलब होता है प्रश्न पूछना। अब प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इजंट प्रश्नवाचक जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या WH वर्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये रहता है, जैसे मैं लिख देता हूं आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और आपकी मेन वर्ब। इंटेरोगेट प्रश्न पूछ रहा है, तो यही प्रश्न पूछा है। इजंट हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में इज और उसके बाद में क्या है? नोट। वर्च्यू अपना क्या है? सब्जेक्ट। इट्स ओन रिवार्ड। इजंट वर्च्यूज, क्या वर्च्यू का अपना रिवार्ड नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब है। तो देखिए वर्च्यू इज इट्स रिवॉर्ड, वर्च्यू में। अब देखो यहाँ कौन सा है? इज है। इज इसका मतलब है प्रेजेंट है, अपने को इज एम आर में जरूरत के हिसाब से लगाना है। यहाँ वर्च्यू अपना सब्जेक्ट कितना? एक है, तो इसका मतलब एक वाली वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब आएगी इज। इसके अलावा कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। देखो इसके अंदर वर्च्यू इज रिवॉर्डिंग। अब देखो इसमें रिवॉर्डिंग कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो नहीं हो सकता ये। और इसमें मे फ्यूचर में आ रखा है, अरे अपने को क्या चाहिए? इज एम आर चाहिए, ये उत्तर भी नहीं हो सकता। तीसरा वर्च्यू इज नोट। अब मैंने कहा जब भी क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है, उसमें अगर नोट होता है तो नोट को हटा देते हैं। नोट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसमें अपने क्या करेंगे? नोट को यहाँ नोट को नोट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फिर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, पॉजिटिव बना ही नहीं, तो इस वजह से अपना उत्तर ये नहीं हो सकता। इस वजह से बचेगा कौन सा? एक नंबर। इसलिए अपना कौन सा है? वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड अपना एग्जैक्ट यानी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, तो ध्यान से देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देख अपने को करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसमें प्रेपोजिशन पूछे। क्या पूछा है? आई सा रोहित, मैंने रोहित को देखा ए कॉन्सर्ट लास्ट सैटरडे। कहाँ देखा? कॉन्सर्ट में देखा, यानी कि किसी न किसी कोई म्यूजिकल जो नाइट थी उसके अंदर कोई जगह थी, उस कॉन्सर्ट में उसे देखा। मैंने आपको प्रेपोजिशन करवाया था, तब मैंने आपको एक चीज़ कहा था, मैंने कहा कोई चीज़ की किसी जगह होना और अपने जहाँ जगह क्लियर नहीं हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। ऑन का यूज किसी चीज के ऊपर के सेंस में करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये चीज अपने हो सकती है। अब कहाँ है? स्कूल में है, आई एम एट स्कूल। कहाँ हूँ? कॉलेज में हूँ, आई एम एट कॉलेज। ये चीज़ें होगी। तो कहाँ की बात कर रहा है? कॉन्सर्ट की बात करता है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है से, किसी से अलग हो जाना, दूर होने के सेंस में होता है। सिंस का मतलब होता है ये टाइम को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? टाइम को। तो यहाँ जगह के लिए कौन सा प्रेपोजिशन है? हालांकि ऑन भी होता है, लेकिन ऑन का मतलब होता है स्थिर किसी के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ आपको बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये हिलडुल नहीं रहे जब तक मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, तो ये कौन सी कंडीशन है? ऑन। अगर मैं इस क्लास रूम के अंदर हूँ, ये रूम है, अगर मैं किसी जगह हूँ तो मैं किसका यूज करूँगा? आई एम एट स्कूल, एट स्कूल। अब कहाँ? स्कूल। अगर क्लास रूम के अंदर है तो इन द क्लास रूम। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ हूँ? क्लास रूम में, तो मैं क्या बोलूँगा? इन द क्लास रूम। लेकिन मैं स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ या बस स्टैंड हूँ या रेलवे स्टेशन हूँ, यहाँ एग्जैक्ट नहीं होती है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, या किसी के 3 डायमेंशनल सिचुएशन नहीं बनती है, इसलिए क्या लगाते हैं? एट। किसी जगह पे होने के लिए क्या यूज करते हैं? एट। तो इसका मतलब उत्तर नंबर कौन सा आएगा? सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहां पर क्या है? टेंस का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? टेंस एंड सीक्वेंस चलती है ग्रामर में। जब भी हमने करते हैं तो एक आता है टेंस एंड सीक्वेंस, टाइम एंड सीक्वेंस। कौन सा टेंस है उसका? अब अपने को नॉर्मली क्या होता है, अपनी भाषा में जब भी बात करते हैं तो जब भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको, कौन सा टेंस होती है? पास्ट। कौन सा टेंस होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होगी? ये पास्ट है, तो इसका मतलब इधर भी क्या आएगा? पास्ट ही आएगा। ये सीक्वेंस है। क्या बन रही है? जैसे वांट है, ये प्रेजेंट को बताती है। वांटिंग,
वांटिंग क्यों नहीं आता? जब भी आईएनजी वर्ब जो होती है ना, वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आती है। जैसे अगर मैं कहूँगा इज, एम, आर, वोज, वर, आईएनजी, ये सीधी वांटिंग संभव ही नहीं है। वांट के साथ नॉर्मली हम आईएनजी देखते ही नहीं है। जैसे मैं लिखूँगा इज वांटिंग, हालांकि नहीं होता है। जैसे इज रीडिंग, ये संभव है, ये हो सकता है। इज, एम, आर, वोज, वर के बाद आईएनजी आती है। पहली बात है ये पास्ट चाहिए था, ये सीधा अपना नहीं हो सकता क्योंकि ये जानकारी अधूरी है। यहाँ हेड, हेड के बाद में वर्ब की कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। यहाँ तो ये वर्ब की बेस है, तो संभव ही नहीं है। हैज, हैव, हेड के बाद में हमेशा परफेक्टिव एस्पेक्ट लिए हुए वर्ब आती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं, इस वजह से ये नहीं हो सकता। इस पहले क्योंकि ये पास्ट है, ये पास्ट होना चाहिए, ये प्रेजेंट है, इस वजह से नहीं हो सकता। अब ये क्या है? कंटिन्यूस है ही नहीं, पूरा अधूरी बात है। कौन सा कंटिन्यूस है? प्रेजेंट का है, पास्ट का? ये जानकारी अधूरी है। इस वजह से अपना आंसर क्या है? वांटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। क्यों लगाया? क्योंकि ये पास्ट है, इधर भी पास्ट है, इस वजह से ये अपना आंसर करेक्ट क्या होगा? वांटेड। कौन सा होगा? वांटेड। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वॉइस का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? वॉइस का। अब देखो कौन सा, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। हमें ऑप्शन दे रखे हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि हमें सिर्फ जानकारी होना चाहिए, बाकी नकल का सामान तो ये दे रखा है इसने, नकल ही तो करनी है, और नकल के लिए अकल चाहिए। तो ये अकल हमें यहाँ अपने अकल का इस्तेमाल करना है। हम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखो, द लॉयर, ये अपना सब्जेक्ट है, गेव आपकी वर्ब है, और सेकंड है पास्ट टेंस है। कौन सा है? पास्ट है। वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। जब भी पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब को किस में बदलते हैं? थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, और उससे तुरंत पहले बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी। बी का मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट है तो बी का मतलब होता है इज, एम, आर, ये तो होता है प्रेजेंट में। वोज वर क्या होता है? पास्ट में। किस में होता है? वोज वर किस में होता है? पास्ट में। और पैसिव करेंगे तो इनके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखना, क्या इसको पैसिव किया है? यानी कौन सा टेंस है? पास्ट। तो पास्ट का पैसिव वॉइस क्या आएगा? वोज या वर। सिंपल पास्ट है तो वोज वर लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट होता तो इज, एम, आर लगाते। तो अब देखिए यहाँ इस सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए ये पास्ट है तो इधर भी क्या होना चाहिए था? पास्ट होना चाहिए था। पहली बात ये है कि आप कुछ देखो ही मत, कितना कार है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए या नहीं बनाए, भाई साहब ने बना के दे रखे हैं। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? इज दे रखा है। हमें कौन सा चाहिए था? पास्ट। तो ये प्रेजेंट है, हो ही नहीं सकता। और देखो कोई पास्ट आ रहा है कि प्रेजेंट है क्या? ये विल। विल क्या होता है? विल सेल। विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये प्रेजेंट है। इस वजह से ये उत्तर भी नहीं हो सकता। अब अपने पास बचे कितने? दो। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पास्ट है। पैसिव वॉइस में टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। केवल और केवल क्या चेंज होता है? हम अपनी तरफ से बी लगाते हैं और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बाय लगाकर ऑब्जेक्ट अगर नीड है तो एजेंट के रूप में लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते, हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसके बजाय आप देखो कितने आंसर कट गए। ये पास्ट था, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ये प्रेजेंट की है, ये पास्ट है, केवल दो चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? देखो ये पास्ट था, यहाँ पास्ट होना चाहिए, नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, नहीं हो सकते, दो उत्तर तो चले गए। अब ऑप्शन दो कट गए, अब अपने पास कहते हैं भाई तुक्को लगाना है, तो तुक्को लगा सको, अठे लगा सको। अब दिमाग लगाओ, के दिमाग लगाना है। देखो कौन सा है? यहाँ वर्ब है अरुण, यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। द डिटेल ऑफ हिज अंकल्स विल। विल का मतलब होता है हमारी जो जब हम किसी के कोई नाम करते हैं, कोई चीज़, जैसे हमारी ज़मीन जायदाद है कि मेरे पोते को दे देना, फलाने को दे देना, ये मेरी वसीयत। विल का मतलब क्या है? वसीयत है। तो यहाँ वसीयत की बात कर रहा है, तो इसने देखो एक यहाँ सब्जेक्ट कौन है? अरुण। यहाँ कौन है? अरुण। अब ऑप्शन करके दे दिया। अब देखो यहाँ गिव की जो थर्ड फॉर्म होती है, क्या कभी गोट होती है क्या? गेट की गोट होती है। किसकी होती है? गेट की थर्ड फॉर्म गोट होती है। गेट, गोट, गोट। अब यहाँ हमें क्या है? गिव। गिव की क्या होती है? गिव, गेव, गिवन। अरे आपको केवल इतना नॉलेज हो तो भी हो जाएगा, इसका मतलब है ये आंसर भी नहीं हो सकता। बचेगा कौन सा? ये एग्जैक्ट है। क्यों? अब आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए नहीं बनाए पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बेसिक नॉलेज अगर आपको हो तो आपका आंसर कभी भी गलत होगा ही नहीं। यही मैंने क्लास में बताया था, यही मैं अब बता रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब चलो इंग्लिश के क्वेश्चन फिर अपने देखते हैं। चलो नीचे से ऊपर चलेंगे ना।
95 नंबर क्वेश्चन को अपने देखते हैं। क्या है, ध्यान से देखना इसको, मैंने यही कहा ना पढ़ना। देखो, एयर पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। इन दिनों दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन समस्या है। मैंने एक चीज़ बताई थी पहले, तो क्या है, जब भी आर्टिकल यूज करना है तो इस वर्ड को पढ़ के देखो, यानी कि इसको प्रोनाउंसिएट करके देखो, इसका उच्चारण करके देखो। अगर ये वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वाउल यानी स्वर की ध्वनि AEIOU कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे N, अदरवाइज क्या लगाएंगे A। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि यहाँ क्या नहीं आ सकता, यहाँ स की साउंड आ रही है। हिंदी में बात करें तो किसकी आ रही है, स की। इसका मतलब है एन तो आ ही नहीं सकता। हमें क्या थे, एन कब आता है, अगर वाउल साउंड होता, जैसे अपने क्या आपने पढ़ा एन एलिफेंट, एलिफेंट ये तो हो सकता है। एन अम्ब्रेला ये तो आपने पढ़ा होगा बहुत। अब दूसरी बात है, द आर्टिकल कहाँ आता है। द आर्टिकल मैंने कहा, बात अगर डेफिनिट हो, डेफिनिट का मतलब है कि जो बोलने वाला और सुनने वाला उसको एकदम एग्जैक्ट किस बात के बारे में स्पेसिफाइड है कि हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ और तेरे भी समझ में आ गए, वहाँ द आर्टिकल आ रहा है। क्या आ रहा है, एयर पोल्यूशन इज क्या सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली। तो यहाँ क्यों, किस लिए, यहाँ कोई स्पेशलाइज नहीं किया, एक जर्नल बात है, सिंपल बात है। तो जर्नल बात के लिए हम कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं करते। अब दूसरी, इसी वजह से द आर्टिकल नहीं आएगा। अब सम का मतलब क्या होता है, अब देखो प्रॉब्लम है, इसको गिन सकते हैं, काउंटेबल है, जिसको गिना जाता है वो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, जैसे बुक बुक्स, टेबल टेबल्स, ये काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है। और सब का प्रयोग अगर काउंटेबल नाउन है, कौन सी नाउन है, काउंटेबल, यानी जिसे गिना जाता है, तो इसके बाद प्लूरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लूरल आना था। जैसे सम प्रॉब्लम्स आती तो हमारा सम हम देख सोच सकते थे, यहाँ तो क्या है, प्रॉब्लम ही दे रखा है, प्रॉब्लम्स दे ही नहीं रखा, तो इस वजह से ये भी आंसर हमारा संभव नहीं है, इसलिए हमारा आंसर संभव नहीं है। तो कौन सा है, अब बचा कौन सा, ए। इसका मतलब है एयर पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज, ये इसका अपना एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं। अब 94 पे चलते हैं। कौन सा है, 94। इसमें पूछ रखा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब हमें कहाँ रुकना है, कहाँ स्टार्ट करना है, ये चीज़ें हमें करनी है। इसको क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन कहते हैं, पंक्चुएशन। तो देखो, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। अब क्या दे रखा है, नारायण सिंह। अब इसने देखो ये कॉमा लगा के दे रखा है, इसका मतलब है ये आगे वाली बात है ना, माई कोच, ये इसके साथ इसको ये इस तरह से और करना था, नहीं कर रखा है, इसका मतलब है ये उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि ये माई कोच के बारे में, यानी नारायण सिंह के बारे में और अधिक जानकारी कौन दे रहा है, ये माई कोच दे रहा है। यह नारायण सिंह है जो क्या है, मेरा कोच है, जो क्या है, मेरा कोच है, इसके बारे में दे रखा है, इसने यहाँ नहीं लगा रखा, इस वजह से नहीं हो सका। और नारायण सिंह माई न्यू कोच, आप देखो डैश लगा करके इस तरह से इस बात को नहीं लिखा जाता है इंग्लिश में। इस तरह से डैश तो हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट होता है, उस पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए, आगे डिटेल्स देने के लिए करते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ अधिक जानकारी है। तो उसके बाद में कौन सा दे रखा है, नारायण सिंह माई न्यू, इसने सिर्फ एक तरह दे रखा है, यहाँ नहीं लगा रखा, इस वजह से ये नहीं होगा। अब क्या, नारायण सिंह माई कोच, अब देखो इधर भी लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है, इसका मतलब ये इसके बारे में मोर डिटेल्ड दे रखा है, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। पंक्चुएशन में कौन सा आंसर है, डी नंबर अपना क्वेश्चन का आंसर है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। और ध्यान देखो, ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत को नहीं है कंपिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ माइंड ने एकदम शांत रखने की लोड है। जब कभी भी पेपर देने जाओ तो दिमाग को शांत रख के देना, ये हमेशा आसान क्वेश्चन आते हैं। और अंग्रेजी कितनी की बारी है, अंग्रेजी बहुत आसान है, बहुत आसान है अंग्रेजी, चाहे कोई भी हो, एक खरी लेगा, लेकिन बाद में जो को सुरूर अंग्रेजी को बना नहीं, वो कोई चीज़ को नहीं बना सके। ध्यान रखे, मज़ेदार बात आई है, अंग्रेजी सके। तो चला आगा, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या रहा है, गिव द असर्टिव सेंटेंस, चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी। अब मैंने कहा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को या असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था। अब मैंने क्या बताया था, अगर आपको कभी भी, जैसे मैंने कहा था, जैसे हाउ मच, जैसे हाउ ओल्ड या हाउ ओल्ड, तो इस हाउ को, व्हाट को और या सच, ये वर्ड दिए होते हैं, तो इनके साथ एक्सक्लेमेटरी, इस तरह से मैंने इनको कहा था, हाउ की जगह, व्हाट की जगह, सच की जगह आपको क्या लगा देना है, वेरी लगा देना है।
क्या लगा देना है, वेरी लगा देना है। ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस सेंटेंस में देखो दो वेरी कहाँ लगे हुए हैं, दो ही जगह लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं, तो देखो ये तो है सिंपल। सिंपल को हम किस में बदलेंगे, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूं हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये एक्सक्लेमेटरी है। तो हाउ से या व्हाट से या किससे स्टार्ट होना चाहिए, सच से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए, हाउ से, व्हाट से या सच से स्टार्ट होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि आपने लुगाई जो की मांग भरा, मांग के बाद में बिंदी लगा हुआ है, वो सिस्टम पूरो को पूरो ध्यान रखा। मांग भरी और मांग के बाद में क्या लगा हुआ है, बिंदी लगा हुआ है। तो ओ जो सिंबल है ये, दिस सिंबल एक्सप्रेस एक्सक्लेमेशन, किसको एक्सप्रेस करता है, एक्सक्लेमेटरी को एक्सप्रेस करता है। तो ये होना भी चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए, हाउ से, व्हाट से, सच से होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। तो देखो इसके अंदर देखो, इसमें ये तो हो ही नहीं सकते, इट रियली लुक। अब कहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन कहीं है क्या, एक ही जगह दे रखा है ये बस, और कहीं दे ही नहीं रखा। अगलो लाडू सो मेल दियो जी मिलियो थे, अरे थारो डोल होना चाहिए, ध्यान। तो देखो ये क्लास में मैंने बताया हुआ है, आपको सोचना, हालांकि इसमें एक्सक्लेमेटरी है लेकिन क्या दे रखा है इसमें, हाउ व्हाट सच है कहाँ। जब भी एक्सक्लेमेटरी करते हैं तो हाउ से, व्हाट से, सच से एक्सप्रेस करते हैं। इसमें नहीं दे रखा, एक में ही दे रखा है ये रहा, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी दे रखा है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही कौन है भाई जी, आराम इजीली हो जाएगा। तो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कौन सा ऑप्शन है, 1 नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने, दो आ जाएंगे, चलो अब करते हैं। देखो 88 क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द ग्रामेटिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि आपको सबसे एप्रोप्रिएट सेंटेंस को ढूंढना है। यानी कि इसने एक सीक्वेंस, यानी कि सेंटेंस की सीक्वेंस दे रखी है, इसमें सही सीक्वेंस कौन सी है, कौन सी मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है। तो देखिए जब भी हम क्या करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, नेवर दे रखा है। देखो इन सब में क्या दे रखा है, नेवर। आपको एक चीज बताता हूं, इनको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की क्या खास बात होती है कि ये क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं ही ऑलवेज या ही नेवर, इसका मतलब है कि जब कभी भी हम करते हैं, या ही हैज नेवर, है ना, सीन, इस तरह से। यानी कि क्या खास बात होती है कि ऑलवेज, नेवर, ये क्या आते हैं, मेन वर्ब से तुरंत पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं, मेन वर्ब से तुरंत पहले आते हैं। अब आप देखो कि इसमें मेन वर्ब से तुरंत पहले है क्या, सीन क्या है, मेन वर्ब है, इसके बाद में है। अब देखो आई हैव, यानी कि सीन मेन वर्ब है और मेन वर्ब से तुरंत पहले है। यहाँ देखो सीन मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद है। यहाँ नेवर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब से भी क्या है पहले। मैंने यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेवर और फिर मेन वर्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। अगर आपको केवल मेन वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग नहीं दे रखी है, तो मेन वर्ब से तुरंत पहले। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, बताओ मेरे को, शायद आइडिया लग गया होगा ना। तो कौन सा होगा अपने, क्या है, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। और ये क्यों नहीं होगी, ये आपको पता चल गया क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद है। मैंने कहा नेवर मेन वर्ब से पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये देखो नेवर हेल्पिंग वर्ब के पहले दे रखा है, ये आना बाद में चाहिए। देखो यहाँ केवल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और नेवर है। कौन सा, ऑलवेज, नेवर, इनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है इसने, क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक in the sentence given below by choosing the most appropriate answer from the option provided। क्या दे रखा है इसने, मच दे रखा है, मैनी दे रखा है, द फ्यू दे रखा है, मैनी ए दे रखा है। अब पहला आप प्रश्न ने पढ़ाई को बड़ंदियो प्रश्न ने केवल उत्तर पर ध्यान देवा, जो ऑप्शन है उस पर ध्यान देते हैं। देखो क्या देवांगा, मच के बाद क्या आती है, अनकाउंटेबल, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आएगी। अनकाउंटेबल को मतलब यकीन अपा गिन कौनस का, अनकाउंटेबल को मतलब यकीन अपा गिन कौनस का। यानी मच मिल्क, ये मिल्क नहीं गिना जाता। मच वाटर, ये नहीं गिन सकते। अब देखो यहाँ ये अडल्ट एक से ज़्यादा गिन सकते हैं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अब उसके बाद में देखो मैनी, मैनी के बाद क्या आता है, काउंटेबल
और क्या आती है, प्लूरल आती है। क्या आती है, प्लूरल। प्लूरल को मतलब क्या है, एक हूँ ज़्यादा, एक हूँ ज़्यादा। अब देखो मैं लिख देता हूँ, जैसे मैनी बुक्स, ये लिख सकता हूँ, मैनी बुक्स, ये एक से ज़्यादा है और मैनी है। देखो यहाँ अडल्ट एक से ज़्यादा दे रखा है। एक बार रुकते हैं आगे, फ्यू, द फ्यू क्या मतलब, फ्यू के बाद में भी क्या आता है, काउंटेबल प्लूरल आता है, इसके बाद में भी गिनने वाली आती है। अब अपने फिर कहाँ चलते हैं, मेनी एन, मेनी एन, एन कब लगता है, मैं एन, जब मेनी के बाद एन लगता है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आती है। कौन सी नाउन आती है, सिंगुलर, जबकि ये कौन सी है, प्लूरल। मच क्यों नहीं आ सकता, अब समझो, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल है, एक से ज़्यादा है, मच के बाद सिंगुलर आती है और अनकाउंटेबल आती है। मेनी एन के बाद में काउंटेबल तो आती है लेकिन एक आती है, ये एक से ज़्यादा है, इसलिए नहीं हो सकता। अब आपने कहना बच्चा कितना है, एक मैनी बच्चा है, द फ्यू बच्चा है। अब मैंने बताया था द फ्यू कहाँ लगाते हैं, मैंने कहा अगर बात द आर्टिकल वहाँ यूज करते हैं जहाँ बात से क्या होती है, स्पेसिफाइड होती है। कहाँ, देखो मैं लिख सकता हूँ, एक सेंटेंस लिख सकता हूँ, देखना कहाँ लिखता मैं इसके, द फ्यू का क्या है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ही लॉस्ट द फ्यू बुक्स ही हैड, जो उसके पास किताबें थी उसने सारी खो दी। तो यहाँ ऐसा कोई ने, अडल्ट नो हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन पब्लिक प्लेसेस, ये बात पूछ रहा है कि जो अडल्ट हैं वो नहीं जानते हैं, हाउ टू नो, कैसे जाने कि पब्लिक प्लेस में अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, व्यवहार करना है, वो बात पूछ रहा है। तो ये बात यहाँ कोई डेफिनिट डिफाइन थोड़ी कर रहा है, स्पेसिफाइड नहीं कर रहा है। तो जहाँ स्पेसिफाइड होता है वहीं द आर्टिकल आता है, अदरवाइज नहीं आता। अब मच क्यों नहीं आएगा, क्योंकि काउंटेबल अपने को क्या चाहिए, काउंटेबल चाहिए, ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। ये डिफाइन स्पेसिफाइड हो तब आता है, ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और मैनी एन का आता है, इसका मतलब मैनी एन अडल्ट, ये हो सकता था, मैनी एन अडल्ट ये हो सकता था। क्या हो सकता था, ये होता तो अपना सही होता। यहाँ क्या है, अडल्ट्स है, इस वजह से नहीं हो सकता। तो कौन से कट गए, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा, ये मैनी, अपने आप सही हो जाएगा। बस टेक्निक आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ किस तरह से यूज करनी है। चलो क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार है। जैसे एक छोटी सी किसी अखबार में आता है, आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम, है ना, तो आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम। तो यहाँ देखो इस ऐसा ही क्वेश्चन है, ये छोटी क्लास के बच्चों का, प्ले स्कूल के बच्चों का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, यू मे प्ले विद माई पेट, बोले तू मेरे जो को पालतू है भी सके खेल सके, कौन है पालतू, बट माई बॉय डोंट कोज एनी हार्म टू इट, लेकिन बिन नुकसान ना पहुंचा दे। और पूछे कि है, देखो डेयर, डेयर को मतलब है हिम्मत करनी, और तो डेयर हिम्मत करनी है, पालतू थोड़ी है कोई डेयर। और फिर क्या आगे, डियर, डियर आप जानते हो। फिर क्या, डायर, डायर का मतलब होता है खतरनाक, डरावना, भयंकर, डेंजरस। और डियर वो तो प्रिय है, हेलो माई डियर फ्रेंड, ओ डियर है, नो फियर टेक ए बियर, है ना। तो ये डियर वाला वो है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये फिर क्या है, डियर और डियर, और यहाँ डियर और ये डियर। अब अपने को कौन सा चाहिए, पहले तो चाहिए डियर, डियर मतलब जो पालतू, हम किसको पालते हैं, डियर। तो देखो मैंने कहा यू मे प्ले विद माई पेट, पेट पालतू, ये पालतू की बात कर रहा है, पालतू, डियर तो कोई पालतू है कौन, है ना, इसमें डियर नहीं हो सकता। यहाँ भयानक तो किसी चीज़, भयानक खतरनाक चीज़ थोड़ी पढ़ा पाओगे। यहाँ डेयर का मतलब हिम्मत है, यहाँ पालतू की बात कर रहा है, तो कौन सा आएगा, ये डियर है। और पहले क्या करना है, यू मे प्ले विद माई पेट डियर, मेरे पेट है डियर है, उसके साथ खेल सकते हो, लेकिन माई डियर फ्रेंड तू बिना नुकसान ना पहुँचाई बावड़ा, खेल भलाई ले, लाड भलाई कर ले, कोट भलाई कर ले, पर बिना नुकसान नहीं भोगना चाहिए, आ ध्यान राखी तेरे। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो चलो ओके, कहना रहे में चूज द मोस्ट ट्रांसलेशन करना है, हिंदी दे रखी है, इसको अंग्रेजी में बदलना है। अब क्या कहना है, मेरे विचार से तुम यहाँ
यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाना चाहिए या जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। आई थिंक, इसमें देखो क्या दे रखा है, मेरे विचार से। अब विचार मेरे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। चाहिए का जब भी सेंस होता है तो मॉडल के रूप में हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? शुड का। जैसे यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, यू शुड ना वर्क मोर हार्डर देन यू डू। आप जो काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कठिन मेहनत और परिश्रम आपको करना चाहिए। मैं सुझाव दे सकता हूँ, एडवाइज कर। यहाँ भी क्या कर रहा है? मेरे विचार से एडवाइज ही है। मेरे विचार से क्या है? सलाह दे रहा है। और कोई थोड़ी क्या तो ये कर ही करे, नहीं करेगा तो मैं तेन बता दूंगा, ऐसा नहीं कर रहा। बोले भाई जी कर ले, मेरे विचार यहाँ करे तो देख ले, आता जोड़ी की बात है। तो ये आता जोड़ी के लिए क्या करता है? शुड का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? शुड का। तो मेरे विचार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थिंक। थिंक भी बोल सकते हैं, सपोज भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो देखो उसके बाद में जब भी थिंक, सपोज, कंसीडर, बिलीव जब यूज करते हैं, एक वर्ड होता है, वर्ब होती है थिंक, सपोज, कंसीडर, बिलीव। तो इनके बाद हमेशा ज़्यादातर जो आता है कंजंक्शन वो दैट आता है। कौन सा आता है? दैट। देखो इसमें सो दे रखा है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। और बात ये अधूरी है भाई जी, कटू करो कि आई थिंक सो, इसलिए रिजल्ट थोड़ी बता रहा है कि परिणाम स्वरूप थोड़ी बता रहा है। आई थिंक दैट, आई थिंक दैट इन माई थिंकिंग यू कम फास्ट हियर, यू कम फास्टर हियर संभव था, है ना। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। अब बचता है कौन सा? आई थिंक दैट यू मस्ट। मस्ट को मतलब है तन आना ही पड़ेगा भाई जी। ना आयो तो देख ली लुगाई कैस के आज ही 2 मिनट के बाद में ना आयो तो तन बता दूंगा बा लुगाई मस्ट यूज कर सके अपनी घरवाली, लेकिन और घरवालों कौन यूज कर सके या कोई और आदमी कौन कर सके? वो तो कह भाई जी देख लियो, घरवाली ने देख लियो, तू करे तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन घरवाली क्या आना ही पड़ेगा, देख ली 2 मिनट के माँ ना आयो तो फिर मैं बता दूंगा। अरे बा बता भी दे। तो इन खातर देखो मस्ट को यूज हो ही कौन सके, अटके चाहिए शुड। तो आपने उत्तर कितना हो गया? बी नंबर ऑप्शन आपनो करेक्ट है। तो क्लियर है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने देखते हैं, है या खत्म हो गए? आ लो, ये हो गया जी, ठीक है। हिंदी को बता दूँ एक क्वेश्चन, इति का वह मन थोड़ी सी क्या क्या है? दरवाजे पर कौन है? उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? कई पुरुष है पर्सन है, तो किसो होएगो? पर्सन वाचक सर्वनाम होएगो। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और आपको पता है हम विजन एकेडमी की तरफ से, रायसे नगर विजन एकेडमी की तरफ से आपका ये सॉल्यूशन केवल इंग्लिश का मैंने करवाया है। तो थैंक यू वेरी मच।